नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के छात्र छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सब सकुशल होंगे और जिस तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, आप उन सभी कक्षाओं का न सिर्फ आनंद उठा रहे होंगे बल्कि उससे बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर रहे होंगे। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें इन कक्षाओं को पूरी तरह से इनसे ज्ञान प्राप्त करना है और इनसे जानकारी जुटानी है। तो आज जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी चर्चा कर चुके थे, उसी का भाग 2 जो है वो आज हम पढ़ेंगे, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी नाटक का जब हम उद्भव और विकास पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में भी, तो हमने थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जाना था। तो भारतेंदु युगीन नाटकों की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा उसका पुनर्स्मरण भी करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतेंदु द्वारा चूँकि हिंदी नाटक का सूत्रपात संस्कृत नाटकों की विरासत के रूप में हुआ था, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इस कला का गांभीर्यपूर्ण विवेचन ये प्रमाणित करता है कि नाटकों की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन रही है। मैक्स मुलर और लेवी ने ऋग्वैदिक सूक्तों में संवाद की विशेषता से इसके बीज ऋग्वेद तक खोजने के प्रयास भी किए हैं, लेकिन ये सब संभावनाओं पर आधारित है। बहरहाल ये जो ऋग्वेद से उसके बीज रूप में नाटकों का वो माना जाता है, वहाँ से चल कर के जब परंपरा आगे पुष्पित और पल्लवित होती है तो हम देख सकते हैं कि संस्कृत नाटकों की जो परंपरा है वो बहुत ही परिष्कृत और संवर्धित रही है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में एक कथा भी दी थी कि सारे देवताओं ने मिलकर के जब भगवान ने देवताओं और असुरों की संरचना की, तो उस दौरान देवों और असुरों के कुछ लोगों को मिला करके भरत मुनि को ये कहना चाहिए दायित्व दिया गया कि वो मनोरंजन के लिए लोगों के नाटकों का निर्माण करें। तो उन्होंने असुरों को लेकर के एक असुर पराजय नाम से नाटक जो है वो किया। तो उससे असुर जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए, तो फिर उन्होंने असुरों को हटा करके कुछ देवताओं के समूह को लेकर के अमृत मंथन नाटक प्रस्तुत किया, और उसके बाद में उन्होंने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुर डाह नाटिका प्रस्तुत की। तो शिव प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य करने लगे। तो ये जो कहानी है उससे हम देख सकते हैं कि जो नाटकों का इतिहास है वो बहुत पुराना हम समझ सकते हैं। खैर, इस परंपरा से हम इतिहास को तो जान सकते हैं, और इस प्रकार संस्कृत नाटकों की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में जब इस कला का उद्भव हुआ, इसका विकास हुआ, तब यूनान में नाट्य कला का उद्भव नहीं हुआ था। और भारत में भास जैसे जो कला उत्कृष्ट नाटककारों की परंपरा चली आ रही है, या कालिदास पूर्ववर्ती नाटककारों में हम देख सकते हैं कि भास, सोमिल और जो कवि पुत्र हैं, उन लोगों का जो उल्लेख किया जाता है, तो ये जो नाटककार हैं, हालांकि इनकी बाद वाले सोमिल और जो कविपुत्र हैं उनके रचनाएं हमें उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एक जो परंपरा है वो अपने आप में प्रमाणित कर देती है कि बहुत उत्कृष्ट नाट्य संरचना होती रही है। और कालांतर में शूद्रक का मृच्छकटिकम हो, भवभूति का उत्तरामचरितम हो, हर्ष का प्रियदर्शिका या नागानंद या रत्नावली हो, या भवभूति का जो की रचनाएं हों, जो अन्य रचनाएं, और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस हो, इन सभी रचनाओं के माध्यम से और इन नाटककारों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक अप्रतिम परंपरा रही है। 9वीं 10वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण से नाट्य कला का ह्रास होने लगा। हाँ, लोक जीवन में लोकनाट्य, रामलीला, रासलीला, नौटंकी आदि के साथ साथ स्वांग, कठपुतली, भगत आदि भी प्रचलन में रहे और वो जीवंत भी रहे। उनसे हम जान सकते हैं कि नाटकों की एक परंपरा एक अलग रूप में भी प्रवाहित होती रही लोक जीवन में। फिर मध्य युग जो आया उसमें भारतीय नाट्य कला के रास का समय रहा। तो यही बात यूरोप में नाट्य कला के विकास का भी युग कहलाने लगा। यानी जब हमारे यहाँ नाटकों का ह्रास हो रहा था, तो उसी काल में यूरोप में नाट्य कला का विकास हुआ। भारत में नाट्य कला आधुनिक काल में भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में फिर से पुनर्जीवित हुई। तो ये जो एक परंपरा रही है कि
एक विकसित और परिपुष्ट परंपरा चली आ रही थी नाटकों की। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग के प्रतिनिधि नाटककार और युग प्रवर्तक रचनाकार भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिनमें अनुदित और मौलिक सब प्रकार के नाटक हैं और इस काल के नाटक विषयानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। और जब हम इन्हें वर्गीकृत करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह से इनके 6 वर्गीकरण जो हैं हमें नज़र आते हैं। जैसे कि पौराणिक नाटक हैं, सबसे पहले मैं लेती हूँ पौराणिक नाटकों को। तो पौराणिक नाटकों में, जैसा कि इनके नामों से ही प्रसिद्ध आप समझ सकते हैं कि पुराणों पर आधारित जो कथाएं हैं उन कथाओं को लेकर के पौराणिक नाटकों की संरचना हुई। और पौराणिक नाटकों में भी 3 तरह से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। कृष्ण और उनके परिवार से संबंधित जो नाटक हैं, राम और उनके परिवार से संबंधित जो नाटक हैं, और दूसरा अन्य आख्यानों से संबंधित जो नाटक हैं। बहरहाल मैं कुछ ही की चर्चा यहाँ करना चाहती हूँ। कृष्ण से संबंधित जो नाटक हैं उनमें आप देख सकते हैं कि चंद्रावली है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अंबिकादत्त व्यास की रचना है ललिता, इसी तरह से हरिहर दत्त की रचना है महारास, खड़ग बहादुर जी की रचना है कल्पवृक्ष, और सूर्य नारायण सिंह की रचना है श्यामानुराग नाटिका। तो ये रचनाएं कृष्ण से संबंधित हैं। इसी तरह से कृष्ण के परिवार के अन्य सदस्यों की, जैसे रुक्मणी मंगल है या और रचनाएं हैं, वो सब भी हम देख सकते हैं। फिर आती है राम से संबंधित जो परंपरा रही है, जिसमें देवकी नंदन खत्री का सीता हरण या रामलीला, इसी तरह से शीतल प्रसाद त्रिपाठी जी का रामचरितावली, और ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का जो है सीता वनवास, या द्विजदास जी का रामचरित नाटक। और इसी तरह से राम से संबंधित, राम के परिवार से संबंधित अन्य कौशल्या पर या सीता पर या जो कई तरह की नाटिकाएं हुई वो भी अलग से हैं। और इसी तरह अन्य आख्यानों में हम देख सकते हैं सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप जैसे नाटक भारतेंदु जी ने लिखे, गजराज सिंह जी ने द्रौपदी हरण जैसा नाटक लिखा, श्रीनिवास दास जी का जो है प्रहलाद चरित्र प्रसिद्ध रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी का नल दमयंती स्वयंवर भी बेहद प्रसिद्ध रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो पौराणिक पात्रों को लेकर के लिखे गए हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसे कि मैं मतलब नाम यहाँ पर याद करेंगे तो हम पूरी कक्षा उसी में निकल जाएगी, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में उस पर चर्चा करके आगे निकलना चाहती हूँ।